सोचो घर में एक ही टीवी रिमोट है और लेने वाले दो भाई बहन हैं। अगर पापा ने रिमोट सिर्फ बड़े भाई को दे दिया तो छोटे भाई का रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली घर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, राइट? बस यही सेम प्रॉब्लम देश चलाने में आती है। जब पावर सिर्फ एक ग्रुप के हाथ में होती है तो दंगे होते हैं, देश टूट जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का सबसे लॉजिकल चैप्टर, पावर शेयरिंग। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार सिविक्स कितनी बोरिंग है ना? लेकिन ये चैप्टर बोरिंग नहीं है, ये एक वार्निंग है। हम देखेंगे कैसे बेल्जियम की समझदारी ने देश बचा लिया और श्रीलंका की जिद ने देश जला दिया। लेकिन सुनो, सिर्फ कहानी नहीं सुननी है। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर हाई स्कोरिंग कैटेगरी में आता है। इस वीडियो में मैं आपको कहानी के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो 3 कीवर्ड्स और फ्लोचार्ट्स दूंगा कि अगर आपने वो आंसर शीट में लिख दिए तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। मजा आएगा, समझ आएगा और मार्क्स भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है दो देशों की कहानी से, बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमें इन दोनों देशों की कहानी सुननी है। सबसे पहले हम बेल्जियम की स्टोरी सुनते हैं। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, जो कि अपने बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग से। ये देश उतना ही छोटा है जितना कि हमारा हरियाणा स्टेट है और इसकी पॉपुलेशन भी लगभग 1 करोड़ है। अब दोस्तों, अगर हम इस कंट्री की इथनिक कंपोजिशन की बात करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप इस बेल्जियम के मैप को देखो तो टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो बचे हुए 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जो कैपिटल है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, तो उसमें सिचुएशन अलग है। ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रांच स्पीकिंग लोग हैं और मात्र 20% लोग ही डच स्पीकिंग है। यानी कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी डच स्पीकिंग लोगों की है, लेकिन वहीं पर्टिकुलर कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी फ्रांच स्पीकिंग लोगों की है। अब देखो सीन क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और जो डच स्पीकिंग लोग थे उनमें टेंशन काफ़ी ज़्यादा बना रहता था। मतलब दोनों कम्युनिटी की आपस में बनती नहीं थी। इसके पीछे मेनली 2 रीज़न थे। पहला, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो भले ही माइनॉरिटी में थे पर ये काफ़ी रिच एंड पावरफुल थे, इसीलिए ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रहे थे। दूसरा, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसे डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बहुत लेट मिल पाता था। कहने का मतलब ये है कि इनको ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे थे, इनको कम एडवांटेजेस मिल रहे थे, जिस वजह से 1950s से लेकर 1960s तक दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसमें तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये सब देखकर बेल्जियम की गवर्नमेंट थोड़ी समझदारी दिखाती है। वो क्या करती है, 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव लाती है और कई सारे चेंजेस करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि सभी लोग एक ही कंट्री में एक साथ खुशी खुशी रह पाए। तो आइए जानते हैं कि बेल्जियम का नया मॉडल कैसा था, यानी कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। तो पहला चेंज ये लाया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी बेल्जियम की, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स और डच स्पीकिंग मेंबर्स दोनों इक्वल नंबर्स में होंगे, मतलब बराबर होंगे। और जो भी लॉ पास किया जाएगा वो तब पास किया जाएगा जब हर एक ग्रुप के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उस लॉ के फेवर में हो। दूसरा चेंज था, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी जाती हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी खुद की पावर्स होगी। वे सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट के रूप में नहीं रहेंगी, बल्कि उनके पास खुद की पावर होगी। तीसरा चेंज था कि जो कैपिटल थी बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें भी दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और दोनों ही कम्युनिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। चौथा चेंज था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी बेल्जियम में एक और तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। जैसे कि डच स्पीकिंग लोगों के लिए अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फ्रांस स्पीकिंग लोगों के लिए अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ऐसे ही जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए अपनी एक गवर्नमेंट थी, जो कि अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर काम करती थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेल्जियम में 3 तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो ये था बेल्जियम का नया मॉडल। ये मॉडल दिखने में ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है, पर इससे बेल्जियम के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिलते।
तो इतने अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग की गई थी बेल्जियम के अंदर कि बेल्जियम एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया पूरे यूरोप के लिए। इसलिए जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ तो उन्होंने बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल को चुना अपने हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए। तो ये तो थी एक अच्छी कहानी जिसकी एक अच्छी एंडिंग होती है। लेकिन अब हम एक दूसरी कहानी सुनते हैं जो कि है श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी पॉपुलेशन भी लगभग हरियाणा जितनी ही है, यानी कि लगभग 2 करोड़। अब हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन देखते हैं, मतलब श्रीलंका में किस किस तरह से लोग रहते हैं। तो 74% जो लोग हैं वो सिनाला स्पीकर्स हैं, मतलब जो सिनाला लैंग्वेज बोलते हैं, और 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं। अब ये तमिल स्पीकर्स भी 2 तरह के हैं। पहले हैं श्रीलंकन तमिल्स जो कि शुरू से ही प्रॉपर श्रीलंका के ही निवासी हैं, और दूसरे इंडियन तमिल्स। ये वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स कई साल पहले इंडिया से श्रीलंका आ गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर और यहीं सेटल हो गए थे। और 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं जो सिनाला और तमिल स्पीकर्स हैं, मतलब दोनों ही भाषा बोलते हैं। सिनाला स्पीकर्स जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और तमिल स्पीकर्स जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, गवर्नमेंट में सिनाला कम्युनिटी का डोमिनेंस बढ़ने लगता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। इसलिए उन्होंने ऐसे स्टेप लेना शुरू कर दिया था जिनसे सिनाला कम्युनिटी को ऊपर उठाया जा रहा था और बाकी कम्युनिटीज को सप्रेस किया जा रहा था। तो आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं टू एस्टेब्लिश सिनाला सुप्रीमेसी। फर्स्ट, 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें उन्होंने सिनाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। सेकंड, गवर्नमेंट ने सिनाला लोगों को फेवर करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन्स में। मतलब अगर 2 एप्लीकेंट ने सेम स्किल्स के साथ जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जो सिनाला वाला व्यक्ति होगा उसे वो जॉब मिल जाएगी, तमिल वाले को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सिनाला स्पीकर्स को फेवर मिल रहा था। थर्ड, नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट थी वो केवल बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रही थी और बढ़ावा दे रही थी, बाकी रिलीजन्स को इग्नोर किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट के ये सारे मेजर्स देखने के बाद जो तमिल्स थे वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे थे क्योंकि उनकी लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और ऊपर से उन्हें ये भी लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से वंचित किया जा रहा है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज में, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सब देखकर श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपनी पार्टीज लॉन्च करते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखते हैं। पहली डिमांड रखते हैं कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरी डिमांड रखते हैं कि तमिल लोगों के लिए रीजनल ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाए, मतलब उनके रीजन के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई जाए। तीसरी डिमांड रखते हैं कि तमिल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन और जॉब्स में जितनी सिनालास को मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जाती है, बल्कि इनको इग्नोर किया जाता है। तो जब तमिल्स की डिमांड नहीं मानी जाती है तो तमिल्स 1980s तक कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए तमिल-एलम, श्रीलंका के नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन तमिल्स की कोई भी डिमांड नहीं मानी जाती है, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट एक सिविल वॉर में बदल जाता है। मतलब खुद के देश के लोग ही आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज के थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मारे जाते हैं और कई सारी फैमिलीज को कंट्री छोड़कर जाना पड़ता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लॉस होता है। तो ये थी श्रीलंका की स्टोरी जिसकी एक बहुत ही बेकार एंडिंग होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 स्टोरी सुनी, एक थी बेल्जियम की स्टोरी और दूसरी थी श्रीलंका की स्टोरी। दोनों ही देशों की स्टोरी लगभग सिमिलर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक कंट्री के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और वहीं दूसरी कंट्री में सिविल वॉर हो जाता है। तो इसका रीज़न है पावर शेयरिंग। बेल्जियम में हमें पावर शेयरिंग देखने को मिली, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से पावर को बांटा गया, इसलिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में पावर शेयरिंग देखने को नहीं मिली, जिस वजह से वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना अच्छा है। लेकिन पावर शेयरिंग करना क्यों अच्छा है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? तो इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या कहता है? पहला, पावर शेयरिंग करना अच्छा है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करता है। दूसरा, पावर शेयरिंग की वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आती है।
वहीं अगर हम बात करें मोरल रीजन की, यानी कि डीप तरीके से और मोरली अगर हम देखें, तो मोरल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग करना एक बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, और अगर हम पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही खराब कर रहे हैं। अगर हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं तो उसके लिए पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। हम किसी भी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट तभी कह सकते हैं जब उसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है, जो कि तभी संभव है जब ठीक तरीके से पावर शेयरिंग की गई हो। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग किन किन फॉर्म्स में की जाती है, मतलब किस किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, पावर को हॉरिजॉन्टली यानी कि सेम लेवल पर बांटा जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ही ऑर्गन्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इनके पास बराबर पावर होती है, लेकिन तीनों के काम अलग अलग होते हैं। ये तीनों ही ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं और चेक करते रहते हैं हर एक ऑर्गन को, जिससे ये इंश्योर होता है कि एक ऑर्गन अपनी मर्जी से अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। दूसरा तरीका है पावर शेयरिंग करने का, जो कि है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, पावर को वर्टिकली डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेवल्स में। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पर आती है